इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हमारा क्लास 12 का एक बेसिक चैप्टर है जिसमें कम से कम 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स आते हैं एग्जाम में। कम से कम 15 से 16 मार्क्स यहाँ से आएगा आप लोगों का क्लास 12। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोगों का कितने हेड्स ऑफ इनकम है, 5। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर कोई पर्सन जो सैलरी के माध्यम से अपनी इनकम जनरेट कर रहा है तो उसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में। अगर कोई पर्सन जो हाउस को रेंट पे देके इनकम जनरेट कर रहा है तो उसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन करके अपनी इनकम कर रहा है तो उसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, बिजनेस में। अगर कोई पर्सन कैपिटल एसेट्स को बेच के, कैपिटल एसेट्स को सेल करके अपनी इनकम को जनरेट कर रहा है तो उसकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। इन चारों हेड्स को छोड़कर अगर कोई आदमी, अगर कोई पर्सन टैक्सेबल, अगर कोई पर्सन कोई इनकम कर रहा है तो वो कहाँ चले जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जैसे बैंक इंटरेस्ट, बैंक से भी जो भी आपको इंटरेस्ट मिला वो आपका किस हेड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज, क्योंकि ना तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी हो सकता है, ना तो हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, ना तो बिजनेस भी हो सकता है, ना तो प्रोफेशन हो सकता है, ना तो कैपिटल गेन हो सकता है। ठीक है, तो वो कहाँ आ जाएगा, अदर सोर्सेज। लॉटरी के माध्यम से आप लोग जो लॉटरी खेलते हैं तो लॉटरी के माध्यम से आप लोगों को जो इनकम हुआ वो कहाँ चल जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग आज जो सीखने वाला है हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा, सेक्शन 22 से लेकर 27 तक। अब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, इससे पहले हमको 3 कंडीशन चेक करना होगा कि ये कंडीशन जब भी फुलफिल होगा तभी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हम लोग इसको मानेंगे और हाउस प्रॉपर्टी का हेड में टैक्सेबल करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले देयर हैज़ टू बी अ बिल्डिंग, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए। द एसेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस, मतलब जिस भी पर्सन को इनकम हो रहा है, ठीक है, हाउस से, ठीक है, जिस भी पर्सन को इनकम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एसेसी। वो ओनर होना चाहिए बिल्डिंग का, ठीक है, वो ओनर होना चाहिए बिल्डिंग का। ठीक है, और द बिल्डिंग शुड नॉट बी यूज फॉर बिजनेस पर्पस, बिल्डिंग को हम लोग बिजनेस पर्पस यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब मैं इस पर आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा एक लैंड है जो खाली पड़ा हुआ है जिसको मैंने रेंट पे दे दिया, तो इसकी जो इनकम जनरेट होगी ये कहाँ पे टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी, अदर सोर्सेस में होगी। क्योंकि सबसे पहला बात यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयर हैज़ टू बी ए बिल्डिंग, लैंड है लेकिन बिल्डिंग कहाँ है, तो इस सेट पे नहीं हो पाएगा टैक्सेबल। ठीक है, वो अदर सोर्सेज में हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सपोज मैं अपने घर को रेंट पे दिया मिस्टर ए को, जिसने मुझे 5,000 रुपये पर मंथ रेंट देने का एग्रीमेंट हुआ जिससे मेरे पास, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से मेरे को 5,000 करके मिला। तो मेरा जो इनकम हो रहा है 5,000 करके, मेरा ही घर है, मैंने अपने हाउस को बिल्डिंग बिजनेस पर्पस पे दिया नहीं है क्योंकि मैं भाड़े पे दे रहा हूँ, तो भाड़े पे देना पड़ता मेरा मतलब हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, बिजनेस पर्पस पे नहीं दिया क्योंकि मैंने खुद का कोई बिजनेस वहाँ पे नहीं किया। ठीक है, और तीसरा, मुझे जो रेंट मिला, ठीक है, तो मेरा इनकम होगा, तो जिसको इनकम टैक्स में क्या बोला जाता है, एसएससी बोला जाता है। मेरा जो इनकम होगा, जिस भी आदमी का इनकम हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, एसएससी। शुड बी द ओनर ऑफ ए बिल्डिंग, मैं खुद ही ओनर हूँ बिल्डिंग का, तो मेरी हाउस की इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर मिस्टर ए क्या करते हैं, यही घर को रेंट पे दे दिए किसी और पर्सन को, मिस्टर बी को, सपोज 8,000 रुपीज़ में दे दिया, तो मिस्टर ए कितना रुपया इनकम किया, 3,000 रुपया इनकम किया, 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा इनकम किया। तो 3,000 रुपीज़ वो जो इनकम कर रहा है तो वो इसके इस हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब आप सोचिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये उसका बिल्डिंग ही नहीं है, दूसरा बात वो खुद ओनर ही नहीं है, क्लियर है।
तो वो ओनर ही नहीं है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। ये तीनों कंडीशन चेक कर लेना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये वो जो इनकम मिस्टर ए कर रहे हैं 3000 करके पर मंथ, वो कहाँ टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेस, ठीक है। तीसरा क्लियर हुआ। तो आप लोगों को लगभग समझ में तो आ ही गया होगा कि कंडीशन हम लोग को चेक करके ही हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा हूँ, देखिए मैंने क्या लिखा, हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स अ लैंड सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल, मतलब एक लैंड होगा जिसके साइड चारों तरफ से वॉल हो, ठीक है, दीवार होना चाहिए। अब बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है क्या खाली ज़मीन में ही हम सिर्फ पिलर खड़ा कर दिए तो वो बिल्डिंग हो गया, नहीं, सराउंडेड बाय वॉल, वॉल से होना चाहिए, वॉल होना चाहिए, सफिशिएंट वॉल, ठीक है। लैंड एप्रुएंटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, उसके साथ क्या होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी, हाउस होना चाहिए, ठीक है। वैकेंट लैंड इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी, खाली जमीन को हाउस प्रॉपर्टी हम लोग नहीं मानेंगे। अ लार्ज स्टेडियम ऑल्सो कंसिडर्ड एज बिल्डिंग, लार्ज स्टेडियम आप लोगों को एमसीक्यू में पूछता है कि लार्ज स्टेडियम को बिल्डिंग मानेंगे, तो आप लोगों का एमसीक्यू में आंसर होगा यस, लार्ज स्टेडियम को हम लोग बिल्डिंग मानेंगे और उसका इनकम जो भी होगा उसका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप लोगों का मेरा ही सपोज एक फ्लैट है, मेरा ही एक फ्लैट है, मैंने एक ही बिल्डिंग में 4 फ्लैट लेके रखे हैं, कितना, 4, ठीक है, मैंने एक ही बिल्डिंग में 4 फ्लैट लेके रखे हैं, तो मेरे लिए चारों फ्लैट एक सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। मतलब अगर फर्स्ट फ्लोर पे एक फ्लैट है तो वो एक अलग हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड फ्लोर पे एक फ्लैट है तो वो एक अलग हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड फ्लोर पे एक फ्लैट है तो वो एक अलग हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ फ्लोर पे है तो वो एक अलग हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ठीक है। 5वां, फॉरेन प्रॉपर्टी, फॉरेन में अगर मेरे पास मेरा कोई हाउस है, ठीक है, मैंने उसको रेंट पे दे दिया किसी पार्टी को, तो वो पार्टी जो रेंट मेरे को पे करेगी, अगर वो रेंट मेरे को इंडिया पे रिसीव हो रहा है, ठीक है, लेट आउट का मतलब हो गया, लेट आउट टू टेनेंट मतलब भाड़ा पे दे दिया, ठीक है, तो वो अगर रेंट मेरे को इंडिया पे रिसीव हुआ तो उस रेंट से मेरे को मतलब वो रेंट इंडिया में अगर रिसीव होगा तो ये ROR मतलब रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर वो आदमी है इंडिया में तो टैक्सेबल होगा। अगर मैं इंडिया में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ तो मेरे लिए टैक्सेबल होगा वो रेंट। अगर मैं रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हूँ तभी वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पे MCQ पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपका फॉरेन प्रॉपर्टी मेरा ही कोई फॉरेन प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, सपोज बांग्लादेश में है, ठीक है, मैंने उसको रेंट पे दे दिया, वो रेंट मेरे को कहाँ मिला, आके इंडिया में रिसीव हुआ, तो वो ROR के लिए भी टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड RNOR के लिए टैक्सेबल होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, क्लियर। अब मैं आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट भी डिस्कस करूंगा। इस फॉर्मेट को आप लोगों को स्टडी करना है और साथ ही साथ इस फॉर्मेट को समझाते हुए जब इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे आएंगे जिसका मैं डेफिनेशन अलग से आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट टू टेनेंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। स्टेप 1, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया जाएगा, मैं ये भी बता दूंगा इसका डेफिनेशन क्या होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का और समझा भी दूंगा। फेयर रेंट, ठीक है, ये भी मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा अलग से वीडियो बना के। विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हायर को मैं यहाँ लिखूंगा। स्टैंडर्ड रेंट मैंने लिखा फर्स्ट कॉलम में, इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको मैं सेकेंड कॉलम में ट्रांसफर करूंगा। इसको क्या बोलते हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों में बड़ा वालों को कंपेयर करूंगा छोटा से, तो जो छोटा होगा वो आंसर होगा, ठीक है। बड़ा वाला को कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में से जो छोटा होगा वही आंसर यहाँ आएगा, उसको क्या बोलेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। अब स्टेप 2, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से अनरियलाइज रेंट, ये भी मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा। अनरियलाइज रेंट मैं माइनस करूंगा, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा ये मैं माइनस करके बाहर कर दिया, ठीक है। ये मेरा स्टेप 1 स्टेप 2 है, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 होने के बाद मेरे को क्या करना है, जो स्टेप 1 और स्टेप 2 का में से जो भी आंसर बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, विच एवर इज हायर स्टेप 1 एंड 2, हायर स्टेप 1 एंड 2, क्लियर। इसके बाद हम लोग माइनस करेंगे लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी हम लोग लेस करते हैं, क्या करते हैं, लॉस ड्यू टू वैकेंसी जब लेस करते हैं, वैकेंसी का मतलब मेरा घर खाली था वो लेस कर दिए, ठीक है, इस हायर से, तो आंसर आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मेरा। अच्छा, म्यूनसिपल टैक्स पे आपका एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू तो म्यूनसिपल टैक्स कौन पेड करेगा? सबसे बाद ओनर पेड करेगा, तभी आपका लेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। म्यूनसिपल टैक्स आउटस्टैंडिंग चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा, क्योंकि पेड लिखा हुआ है। पेड का मतलब आप लोगों ने पेड कर दिया कैश बेसिस, ठीक है। तो लेस करके जो आएगा नेट एनुअल वैल्यू। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इनकम टैक्स आप लोगों को एक डिडक्शन प्रोवाइड कर रही है अंडर सेक्शन 24 में। एक डिडक्शन है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, अंडर सेक्शन U/S 24A, ठीक है, स्मॉल a, ठीक है, ब्रैकेट में एट द रेट ऑफ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू का 30% ये आपको मिलेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट अलोन अंडर सेक्शन 24B ये आपको मिलेगा, ठीक है। इससे मैं इन दोनों को लेस कर दूंगा तो जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? लेट आउट की इनकम बोलेंगे। लेट आउट की मतलब मैंने जो भाड़ा दिया उस पर मेरे को इनकम हुआ। अब आपको ये डिडक्शन मिला, आपके लिए लाभ ही है, क्योंकि सोचिए आपका इनकम यहाँ पे अगर लगभग आ गया था 1 लाख, इसमें से आपको 30% डिडक्शन दे रहा है इनकम टैक्स। जो बोला नहीं आप अपना इनकम को 30% घटा सकते हैं, इसलिए ये डिडक्शन दिया गया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 30% आप लोगों को कंपलसरी है। यहाँ पे एमसीक्यू पूछता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लेट आउट के लिए कितना % होगा, तो आप लोगों का आंसर होगा 30% होगा। किसका ऊपर? नेट एनुअल वैल्यू NAV, इंटरेस्ट अलोन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है, क्लियर। और मैं आप लोगों को इस फॉर्मेट को ऊपर हर टॉपिक को ऊपर अलग, हर टॉपिक को अच्छा से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और इसका डेफिनेशन भी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।